दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी रिटायर यंग रिटायर रिच किताब के सेक्शन 1 द लीवरेज ऑफ योर माइंड में आपका दोस्त संजीव आपका स्वागत करता है। यह लीवरेज सभी तरह के ऐसे लीवरेज जो अमीर बनने में आपकी मदद करते हैं में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर है। कियोसाकी के रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि अमीर लोगों और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि गरीब हर बार मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके रिच डैड यह भी कहा करते थे कि गरीब लोग गरीब शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो उनको हमेशा गरीब बनाए रखता है। इस चैप्टर में आप ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो अमीर इस्तेमाल किया करते हैं और ऐसे शब्दों को भी जानेंगे जो गरीब इस्तेमाल किया करते हैं। तेज और धीमे शब्दों के बारे में भी यह चैप्टर आपको बहुत कुछ बता जाएगा। अगर आप इन शब्दों के बारे में अच्छे से जान गए तो आपके लिए अमीर और जल्दी रिटायर होना कहीं आसान हो जाएगा। इस किताब के पहले चैप्टर हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग में कियोसाकी ने अमीर बनने और जल्दी रिटायर होने के सफर को शुरू करने से पहले के बारे में बताया है। दिसंबर 1984 में कियोसाकी, उनकी पत्नी किम और उनका एक दोस्त लैरी क्लार्क वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में स्कीइंग के लिए गए हुए थे। यहाँ की बर्फ चुकी मोटी, गहरी और स्कीइंग के लिए काफी अच्छी थी। वहाँ हर रात तीनों दोस्त आग के पास बैठकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाया करते थे। कियोसाकी और उनकी पत्नी किम की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और वो अपने आखिरी बचे हुए पैसे पर काम चला रहे थे, जबकि उनका दोस्त लैरी एक दूसरा बिजनेस खड़ा करने में जुटा हुआ था। बीतते दिसंबर के बाद नए वर्ष के स्वागत के लिए जुटे ये दोस्त आने वाले वर्ष के लिए प्लान बना रहे थे। कियोसाकी के दोस्त लैरी इस बार हर बार की तरह सिर्फ एक छोटा सा लक्ष्य नहीं चाहते थे, बल्कि वो सब के लिए एक ऐसा लक्ष्य चाहते थे जो उन सभी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। उन्होंने कहा कि क्यों ना इस बार हम ऐसा लक्ष्य बनाएं जो हमें फाइनेंशियली फ्री कर दे और उनको फिर से दोबारा काम करने की जरूरत ही ना पड़े। आगे लैरी ने कहा कि हम बातें तो हर बार करते हैं, लेकिन इस बार बातें करना, सपने देखना बंद करके अपने लक्ष्य के प्रति सभी को कमिट करना होगा। आओ मिलकर अपने इस लक्ष्य को कहीं लिखते हैं और एक बार लिखा जाने के बाद हमें यह पता होगा कि करना क्या है, और जब हमें यह पता होगा कि करना क्या है तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि करना कैसे है। इस सफर में हम तीनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लैरी की इस बात पर कियोसाकी ने पत्नी किम की तरफ शंका भरी निगाहों से देखा, क्योंकि उन दोनों के पास पैसे नहीं थे और वो बस अगले साल तक सरवाइव करने की सोच रहे थे। उनके इस हालात के सामने फाइनेंशियली फ्री होने वाली बात कहीं ना कहीं बेवकूफी जैसी लग रही थी। कियोसाकी ने कुछ समय पहले ही अपना नायलॉन और वेलक्रो के वॉलेट बिजनेस को छोड़ा था, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से वो उसे संभाल नहीं पाए थे। बिजनेस छोड़ने के बाद कियोसाकी का आत्मविश्वास कम हुआ था, लेकिन उस 8 वर्ष में बिजनेस के बारे में वे काफी कुछ जान और समझ गए थे। बिजनेस को कैसे बनाया जाता है और बिजनेस को कैसे बर्बाद किया जाता है, कियोसाकी को इसकी समझ हो गई थी। हालांकि बिजनेस बंद होने के बाद उनके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन वर्षों का कीमती अनुभव उनके पास था। हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, कियोसाकी ने अपनी पत्नी किम की तरफ देखते हुए अपने दोस्त लैरी को कहा। तुम्हें तो पता ही है, हम दोनों फिर से शुरुआत कर रहे हैं और अभी के लिए हमारे अगले साल के 6 महीने ठीक ठाक कट जाएं वही काफी है। इस वक्त पर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करना भी बेईमानी जैसा लगता है। तो फिर तो ये और भी अच्छा है, इसे एक नए शुरुआत की तरह समझो, लैरी ने कियोसाकी को बीच में ही रोकते हुए कहा। पर हम जल्दी कैसे रिटायर होंगे अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है, कियोसाकी ने विरोध की भावना से लैरी से कहा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें 1 साल में रिटायर हो जाना है, मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि हमें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी और इसी वक्त से करनी होगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकें। क्यों ना हम अपने लक्ष्य को अभी से ही लिख कर उसे पूरा कैसे करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। बहुत से लोग जल्दी रिटायर होने के बारे में तो सोचते ही नहीं, और जब तक सोचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। 65 ईयर्स होने तक काम करना, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं एक अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिल पे करते हुए नहीं बिताना चाहता। मैं जीना चाहता हूँ, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। एक ही सांस में लैरी ने सब कुछ बोल दिया। अब तो कियोसाकी को भी लैरी की बातें कहीं ना कहीं सही लग रही थी, और अंदर ही अंदर उन्हें अपने रिच डैड की कही हुई बातें याद आ रही थी। द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव इज टू चैलेंज योर ओन सेल्फ डाउट एंड योर लेजीनेस। इट इज योर सेल्फ डाउट एंड योर लेजीनेस दैट डिफाइन एंड लिमिट हु यू आर। इफ यू वांट टू चेंज हु यू आर, you must take on your self-doubt and your laziness. It is your self-doubt and laziness that keep you small.
इट इज योर सेल्फ डाउट एंड लेजीनेस दैट डिनाई यू द लाइफ यू वांट। हमारी खुद पर शक करने की आदत और आलस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे लिए हम जैसे ही हैं वैसे ही बने रहना काफी आसान है, लेकिन अपने सोच को, अपनी आदतों को बदल पाना ही हमारी सबसे बड़ी जीत और कामयाबी होती है। अगर आप अपने आलस की बीमारी और अपने ऊपर शक करने की बीमारी पर जीत हासिल कर लेते हैं तो यह आपको हमेशा के लिए फाइनेंशियली फ्री कर देता है। इस वक्त तक कियोसाकी को सेल्फ डाउट या अपने ऊपर शक और आलस ही वो ऐसे दुश्मन नजर आ रहे थे जिस पर उन्हें काम करना था। अगर आज वो इसे करने में नाकाम हो गए तो उनकी जिंदगी की गाड़ी हमेशा के लिए पटरी से उतर सकती थी। ये सारी बातें 1985 के नए वर्ष वाले दिन को हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड 1994, रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी पत्नी किम हमेशा के लिए आज़ाद हो चुके थे। लैरी की भी कंपनी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक बन चुकी थी। 1998 में जब लैरी 46 इयर्स के थे तब उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। कियोसाकी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर उन्होंने किया कैसे। इसके जवाब में कियोसाकी कहते हैं कि मैंने कैसे किया यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि मैंने क्यों किया। हाउ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाई है। जब आपका वाई यानी कि क्यों किया या क्यों करना है ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आप खुद ब खुद हाउ को सीख जाएंगे। कियोसाकी ने आगे बताते हुए कहा कि मैंने, किम ने और लैरी ने 1985 से लेकर 1994 तक रिच डैड द्वारा बताए गए 3 रास्तों पर हम चले जो आपको पैसे कमाने में मदद करते हैं। वो 3 रास्ते हैं: इंक्रीजिंग बिजनेस स्किल्स यानी कि बिजनेस को खड़ा करना और उसको प्रॉफिट में लाना। दूसरा, इंक्रीजिंग मनी मैनेजमेंट स्किल्स यानी कि पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसे मैनेज करना भी आपको सीखना पड़ेगा। और तीसरा, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स, आपको अपने निवेश को बढ़ाना है। आपका निवेश आपके लिए तब भी पैसे कमा रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। किसी भी चीज़ को करना कैसे है इस विषय पर ढेर सारी किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन कियोसाकी के अनुसार क्यों करना है इस पर ना के बराबर किताबें हैं। उनके स्ट्रॉन्ग वाई ने उनको तब भी आगे बढ़ाया जब वो हार चुके थे। कियोसाकी से किसी ने पूछा कि आपके कौन कौन से वाई थे जिसने आपको हिम्मत दी, तो कियोसाकी ने बताया कि मैंने अपने वाई लिख रखे थे जो ये थे। पहला वाई यह था कि मैं हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करके थक चुका था। कुछ समय के लिए तो मैं अमीर बना था जब मैंने अपना वॉलेट वाला बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उस बिजनेस के बंद होने के बाद वो फिर से पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा कि मुझे कभी भी पैसे के लिए संघर्ष ना करना पड़े। मेरा दूसरा स्ट्रॉन्ग वाई यह था कि मैं पूरी जिंदगी एवरेज ही था। एवरेज रहकर मैं ऊब चुका था और मुझे एवरेज से ऊपर उठना था। मेरा तीसरा वाई यह था कि एक बार मैं स्कूल से घर आने के बाद अपनी माँ को रोते हुए देखा, क्योंकि हमारे घर में ऐसे बिल्स जिनके लिए पेमेंट करना बाकी था कि अंबार लगे रहते थे। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन स्थिति उनसे कभी नहीं संभली। सबसे ज्यादा स्ट्रांग वाई उनकी पत्नी थी। कियोसाकी ने बताते हुए कहा कि उनकी जिंदगी में एक बेहद खूबसूरत पत्नी थी और वो इसलिए आर्थिक तंगी में थी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। उनके इस वाई ने उनको हमेशा हिम्मत और ताकत दी ताकि वो गिरने के बाद भी उठकर दोबारा खड़े हो सकें। आगे कियोसाकी सलाह देते हुए कहते हैं कि आपको अपने अमीरी के सफ़र की शुरुआत प्यार और नफ़रत से करनी चाहिए। आपको अमीरी से प्यार तो गरीबी से नफ़रत, आज़ादी से प्यार तो पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से नफ़रत, जो आपका दिल करे वो खरीदने से प्यार तो जो आपको पसंद ना हो उसको खरीदने की मजबूरी से नफ़रत, महंगी चीज़ों से प्यार तो सस्ती और घटिया चीज़ों से नफ़रत होनी चाहिए। दोस्तों, इस किताब के चैप्टर नंबर 3 हाउ आई रिटायर्ड अर्ली में कियोसाकी ने बताते हुए कहा है कि 1999 में लॉस एंजलिस में मुझे एक ऐसे सेमिनार में भाषण के लिए बुलाया गया जहां लगभग 250 मोर्गेज बैंकर्स आने वाले थे। इनका भाषण सुबह के 9:30 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन कियोसाकी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं इन बैंकर्स के सामने क्या बोलूं। अपने होटल के कमरे में बैठे कियोसाकी ने सुबह का अखबार पढ़ते हुए एक खबर पढ़ी जिस पर उनकी नज़र टिक गई। उस खबर में एक खुश दिख रहे कपल की फोटो उनके गोल्फ कार्ट के साथ थी जिसकी हेडलाइन थी वी डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली। उस खबर के अनुसार उस खुश दिख रहे कपल के रिटायरमेंट प्लान ने पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ते हुए स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसके दम पर उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से 6 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। उनकी उम्र 59 और 56 ईयर्स की थी। उस खबर में उस खुशनुमा कपल ने चेहरे पर जीत की खुशी के साथ ये कहा कि उनके म्यूचुअल फंड ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब मिलेनियर बन गए। मिलेनियर बनने के बाद उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया, अपने घर को
बेचकर एक छोटा सा घर खरीदा, पैसे को एक सिक्योर्ड डिपॉजिट में जमा कराया, अपने खर्चे कम किए और वो लगभग हर दिन अब गोल्फ खेलते हैं। कियोसाकी को इस खबर को पढ़ने के बाद उनको लगा कि आज के सेमिनार का टॉपिक उनको मिल गया है। सेमिनार में स्टेज पर कियोसाकी ने उसे न्यूज़पेपर को सबको दिखाते हुए कहा कि न्यूज़पेपर के इस कपल ने 59 और 56 ईयर्स की उम्र में पहले रिटायरमेंट का निर्णय लिया। मैं और मेरी वाइफ किम 1994 में जब रिटायर हुए थे तो हमारी उम्र 47 और 37 की थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मैं इस अखबार वाले कपल से लगभग 12 साल पहले और मेरी वाइफ किम लगभग 19 साल पहले ही रिटायर हो गए? आखिर मैंने ऐसा क्या अलग किया? आगे कियोसाकी ने उन सभी 250 मॉर्गेज बैंकर्स को धन्यवाद देते हुए लिखा कि मेरी जल्दी रिटायरमेंट में आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये आप लोग हैं जिनकी बदौलत से मैं इस अखबार वाले कपल की तुलना में काफ़ी पहले रिटायर हो पाया। उस सेमिनार में बैठे लगभग 250 मॉर्गेज बैंकर्स के चेहरे पर संतुष्टि का भाव ना देखकर कियोसाकी यह समझ गए कि मेरी कही हुई बातें इनके समझ में नहीं आ रही हैं कि आखिर इन्होंने मुझे पहले रिटायर करने में कैसे मदद करी। आगे कियोसाकी ने समझाते हुए बोर्ड पर बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा, डेप्ट वर्सेस इक्विटी, और आगे कहा कि मेरे और अखबार वाले व्यक्ति में बस इतना अंतर है कि मैंने डेप्ट यानी कि उधार का पैसा का शानदार इस्तेमाल किया और जल्दी रिटायर हुआ, जबकि खबर वाले व्यक्ति ने अपने खुद का पैसा यानी कि इक्विटी का इस्तेमाल करके रिटायर हुआ। उसी वक्त उन मोर्गेज बैंकर्स में बैठे एक बैंकर ने उठकर कहा कि क्या आप हमें डिटेल से समझा सकते हैं कि आप डेप्ट का इस्तेमाल करके कैसे जल्दी रिटायर हो गए और दूसरे व्यक्ति ने इक्विटी का इस्तेमाल कैसे किया? कियोसाकी ने अखबार वाले व्यक्ति को दिखाते हुए कहा कि यह व्यक्ति जल्दी इसलिए रिटायर हो पाया क्योंकि उस वक्त स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। कितना अच्छा होता अगर यही व्यक्ति आपसे पैसे उधार लेकर स्टॉक मार्केट में लगा देता, लेकिन हम तो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा उधार ही नहीं देते। पीछे बैठे एक बैंकर ने चिल्लाते हुए कहा। ऐसा क्यों? कियोसाकी ने पूछा। क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, बैंकर ने जवाब दिया। और चूंकि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है इसलिए अखबार वाले व्यक्ति को अपना पैसा लगाना पड़ा और यह आदमी जल्दी रिटायर इसलिए हो पाया क्योंकि उसके रिटायरमेंट प्लान के म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि उस वक्त मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था। कियोसाकी ने समझाते हुए कहा। तो आपने हमारा पैसा कहाँ लगाया और कैसे इस्तेमाल किया? एक दूसरे बैंकर ने पूछा। रियल एस्टेट, कियोसाकी ने जवाब दिया। जी हाँ, मैंने पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए उधार लिया क्योंकि आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा उधार देते हो। लेकिन पिछले 10 सालों का इतिहास देखें तो स्टॉक मार्केट ने रियल एस्टेट की तुलना में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, एक महिला बैंकर ने पूछा। हाँ, यह संभव है कि स्टॉक मार्केट ने रियल एस्टेट की तुलना में एक अच्छा रिटर्न दिया हो क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेगा या मार्केट का मोमेंटम हमेशा एक जैसा बना रहेगा? अगर ऐसा है तो आप मोर्गेज बैंकर्स स्टॉक मार्केट के मोमेंटम और पैसा बढ़ने के नाम पर पैसा लोन या उधार क्यों नहीं देते हो? मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे कई सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और उनमें से कई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कभी भी उतना नहीं गिरा जितना कि अक्सर कई सारे म्यूचुअल फंड की वैल्यूज गिर जाती है। कियोसाकी ने डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए कहा और चूंकि उनको दिया गया वक्त खत्म हो चुका था, वो स्टेज से उतर कर चले गए। जाते हुए कियोसाकी ने यह महसूस किया कि अधिकतर बैंकर्स को तो उनकी बात समझ आ गई थी, लेकिन अभी भी कई सारे बैंकर्स ऐसे थे जो उनकी बातों को समझने की कोशिश में लगे हुए थे। तो दोस्तों, ये था रिटायर यंग रिटायर रिच किताब के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 के पेज बाय पेज का ऑडियो बुक समरी। आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। आपके दोस्त संजीव का अलविदा।